तो हैंड डाल लेना, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट, predicting the extent of reaction, predicting the extent of reaction। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद रिएक्टेंट कितना बचा है, प्रोडक्ट कितना बचा है। ठीक है, ये बताता है हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कहां तक प्रोसीड होकर इक्विलिब्रियम अटेन किया है, क्या तुरंत चालू होने के साथ इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, या बहुत देर तक चल के उसने इक्विलिब्रियम अटेन किया है। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखना, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, मैं बार बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलूंगा, केसी मतलब समझ जाएंगे ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लार्ज वैल्यू ऑफ केसी shows that forward reaction is favored। Large value of Kc shows that forward reaction is favored। That is concentration of product is much larger। That is concentration of products is much larger than that of the reactants। Concentration of product is much larger than that of the reactants at equilibrium। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम निकालते कैसे हैं, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन में a plus b gives c plus d है ना। इसका Kc का वैल्यू क्या होता है, Kc is equals to concentration of C into concentration of D upon concentration of A into concentration of B। K का वैल्यू लार्ज होने का मतलब क्या है कि ये दोनों फैक्टर लार्ज है, तभी Kc का वैल्यू हाई होगा। अगर ये दोनों बड़े होंगे, ये छोटा होगा, तो Kc का वैल्यू तो कम हो जाएगा। तो Kc का लार्ज होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट बहुत सारे बने, मतलब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब बहुत देर तक रिएक्शन चला है, काफी सारा रिएक्टेंट रिएक्ट कर करके प्रोडक्ट बनाया है, तब जाके इक्विलिब्रियम अटेन, मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट गॉन इनटू कंप्लीशन। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका अपन ग्राफ भी बनाए थे 3, कुछ इस टाइप का। रिएक्टेंट स्टार्ट करेंगे ऊपर से, बहुत हद तक रिएक्टेंट खत्म हो गया और बहुत सारा प्रोडक्ट बना, उसके बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो। ये ग्राफ इससे रिलेट कर सकते हैं अपन, समझ रहे हैं। ये ग्राफ बनाए थे ना, 3 ग्राफ बनाए थे, एक में रिएक्टेंट को एकदम नीचे ले आए थे, प्रोडक्ट को एकदम ऊपर, एक में दोनों को एकदम बीच में लेके आए थे, और एक में रिएक्टेंट को ऊपर था और प्रोडक्ट बहुत नीचे था, मतलब कम प्रोडक्ट बना और इक्विलिब्रियम अटेन किया, तो उस समय के का वैल्यू कम होगा। तो केसी का वैल्यू देख के आप बता सकते हो कि रिएक्शन किस हद तक गया है आगे, क्या वो जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन किया है, तो केसी का वैल्यू कम होगा। अगर उसने इक्विलिब्रियम बहुत देर बाद अटेन किया है, मतलब केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। और मॉडरेट है मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगभग एक जैसा है, कंपेरेबल। ठीक है, हाँ चलिए, तो क्या लिखे, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी shows that forward reaction is favored, that is concentration of product is much larger than that of reactants at equilibrium, that is the reaction go almost to completion, that is the reactions go almost to completion। ठीक है, एक लाइन और लिखना है इसमें लार्ज वैल्यू वाले नहीं। लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस, large value of equilibrium constant means greater than 10 to the power 3, greater than 10 to the power 3। ये फर्स्ट एप्लीकेशन ही लिखा है ना पर, ठीक है। अब अगर k का वैल्यू इंटरमीडिएट है, नेक्स्ट लाइन में इंटरमीडिएट मतलब मीडियम, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ Kc यानी कि इट लाइज बिटवीन
10 to the power -3 to 10 to the power 3, ना एकदम छोटी है ना एकदम बड़ा वैल्यू। 10 to the power 3 से मतलब लार्ज वैल्यू हो गया केसी का, इस रेंज में है मतलब मीडियम वैल्यू है केसी का, तो इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे इट शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल। दिस shows that concentration of reactants and products are comparable. Concentration of reactants and products are comparable. ठीक है, एंड इसी में ही अगला लाइन में लो वैल्यू ऑफ केसी, ब्रैकेट में लिखना लेस देन 10 to the power -3, लेस देन 10 to the power -3। अब इसका मतलब क्या है, रिएक्शन चालू होते साथ ही खत्म हो गई, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। हाइफन डाल के लिखो दिस शोज दैट बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन फेवर का मतलब ये हो रहा है कि प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बना दिए तो रिएक्टेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगा। बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ reactant is much larger than that of product. That is, concentration of reactants is much larger than that of the products. Concentration of reactants is much larger than that of the products. That is, the reaction proceeds to a very small extent. That is, the reaction proceeds to a very small extent in the forward direction. In the forward direction. In the forward direction. तो केसी का वैल्यू कम कब होगा, जब आपके सी और डी कम बनेगी, है ना। केसी का वैल्यू कम होने का कारण क्या है, सी और डी छोटा होगा, सी और डी छोटा मतलब प्रोडक्ट कम बने हैं, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम देर तक चला, बहुत देर तक चलता तो बहुत सारा सी और डी बनता, पर ऐसा हुआ नहीं है। ये कैसे पता चला, केसी का वैल्यू देख, तो केसी का वैल्यू छोटा होने का मतलब है प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट ज्यादा बचा है, केसी का वैल्यू हाई होने का मतलब है कि प्रोडक्ट बहुत बने हैं रिएक्टेंट कम है, और केसी का वैल्यू मीडियम है मतलब ये दोनों कंपेरेबल है, ना रिएक्टेंट एकदम ज्यादा बचा है ना प्रोडक्ट एकदम ज्यादा बना है, दोनों कंपेरेबल। ठीक है, ओके। सेकेंड एप्लीकेशन, ये पहला हो गया प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड एप्लीकेशन लिखना प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्टिंग द direction of reaction. ठीक है, इधर नीचे इसके नीचे फॉर द रिएक्शन एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, फॉर अ रिएक्शन AA plus BB gives XX plus YY। अपन रिएक्शन क्वेश्चन पढ़े थे याद है आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स में, Q है ना, Q भी यही रेशियो होता है बट कोई और टाइम के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। Q का मतलब क्या हो जाएगा, x to the power x into y to the power y upon a to the power a into b to the power b। बट ये इक्विलिब्रियम का नहीं है, Q लिखा मतलब ये इक्विलिब्रियम नहीं है, रिएक्शन अभी भी चल रहा है मतलब Q का वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे रिएक्शन और बढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट और बढ़ते जाएंगे, तो ये कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ये कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, तो Q का वैल्यू बढ़ता जाएगा। है क्लियर? तो इसलिए Q को अपन कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं, Q का नाम क्या है, रिएक्शन क्वोशिएंट, जो हमें बता रहा है कि रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बने हैं और कितना रिएक्टेंट यूज हुआ है उस समय, कुछ समय के बाद Q का वैल्यू चेंज हो जाएगा। है क्लियर? तो ये कब जाके कांस्टेंट होगा, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो।
इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी ना, तो हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ रहे हो, है ना? ठीक है, तो अब k का वैल्यू देख के अपन कैसे बताएंगे हमारा प्रॉपर्टी क्या है, हमारा पॉइंट क्या है? प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मान लो q का वैल्यू kc से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, q का वैल्यू kc से बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? अभी q बड़ा है, उसको kc तक जाना है ना, तो kc छोटा है मतलब उसको कम करना है, q को, अपनी वैल्यू को कम करना है। तो ऐसा कब होगा? जब प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएंगे, तब तो ये सब कम होने लगेगा ना, ये कम होगा तब q का वैल्यू कम होगा, मतलब आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तब इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। q का वैल्यू अगर kc से छोटा है, इसका मतलब उसको kc तक जाना है, अभी इसका वैल्यू क्या है? कम है, kc जब बड़ा है तो इसको kc तक पहुंचना है ना, तो कैसे पहुंचेगा? जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तभी ना क्यू बढ़ेगा। क्यू कम, क्यू का वैल्यू छोटा कब होगा? जब ये दोनों कम होंगे, ये बढ़ेगा। और क्यू का वैल्यू बड़ा कब होगा? जब इन दोनों बढ़ेंगे और ये कम होगा। और ऐसा तभी होगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, तभी तो प्रोडक्ट बढ़ेंगे ना, और रिएक्टेंट कम होगी फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो क्यू का वैल्यू अगर केसी से कम है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, तब जाके थोड़ी देर के बाद वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। क्लियर? और अगर क्यू का वैल्यू केसी के बराबर है, तब तो वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। नहीं, ये तीन को देख के हम बता सकते हैं कि आपका रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। इस केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा आपका रिएक्शन, प्रोसीड करेगा ताकि इक्विलिब्रियम अचीव कर पाए। इस केस में फॉरवर्ड, और इस केस में तो वो अब दोनों डायरेक्शन से बराबर स्पीड में चल रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ठीक है, तो लिखते हैं, देखो नीचे लाइन में, एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, at any stage of the reaction other than the stage of chemical equilibrium, at any stage of the reaction other than the stage of chemical equilibrium, at any stage of the reaction other than stage of chemical equilibrium, concentration ratio, concentration ratio is called, is called reaction quotient, is called reaction quotient, is called reaction quotient, कॉमन क्यू, क्यू, हाँ, ये बात कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू लिखना लिख रहेगा क्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम लिखना क्यू इज इक्वल्स टू ये, हाँ, क्यू का वैल्यू लिख लो, आप बताए ना, हाँ, क्यू का फॉर्मूला लिख लो। ए और क्यू का फॉर्मूला सेम होता है, बस समय अलग अलग है। इक्विलिब्रियम पे लिख रहे हो तो वो के कहलाएगा, और कोई और टाइम पे लिख रहे हो तो वो क्यू कहलाएगा। है ना क्लियर? हाँ, अब नेक्स्ट लाइन में लिखना, इफ क्यू इज इक्वल्स टू के, इफ क्यू इज इक्वल्स टू के, इफ तीनों केस लिखने वाले ना, तो ये वाले तीनों केस, if q is equals to k, the reaction is in equilibrium. If q is equals to k, the reaction is in equilibrium. Second point, if q greater than k, if q
greater than K if Q greater than K, तो Q अगर K से बड़ा है तो वो छोटा होना चाहेगा ना, ताकि K के बराबरी में आ जाए. If Q greater than K, comma, Q will tend to decrease. Q will tend to decrease. Q will tend to decrease so as to become equal to K. So as to become equal to K. Equal to K. As a result, full stop. As a result, the reaction will proceed in the backward direction. As a result, the reaction will proceed in the backward direction. अब इसका ऑपोजिट लिखोगे, लिखो जल्दी से. इफ Q लेस देन K क्या होगा? It will tend to increase. हमें तो K तक पहुंचना है उसको बस. Okay. If Q less than K, Q will tend to increase. है ना? As a result, the reaction will proceed in the forward. क्योंकि Q तभी बढ़ेगा जब प्रोडक्ट बनेंगे, और प्रोडक्ट तभी बनेंगे जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में. क्योंकि बैकवर्ड में तो प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना रहे हैं. बैकवर्ड में तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है. फॉरवर्ड में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. ठीक है, क्योंकि K का वैल्यू देख के और Q का वैल्यू कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा है. ठीक है, थर्ड लिखना. थर्ड, कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस. कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस. कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस. ये हम न्यूमेरिकल में करें. KCKP वाले न्यूमेरिकल किया ना, 7.6 और 7.9 हमने यही किया है. वहां पे K की हेल्प से कंसंट्रेशन निकाल रहे थे ना. एक एग्जांपल बताओ. 7.6 दिखाओ इस बार क्या है. 7.6 ये प्रेशर वाला था ना. CO2 plus C was giving 2 CO, ऐसे कुछ था. इसका इनिशियल प्रेशर आपको 0.48 बार दे दिया था, और आपको Kp का वैल्यू दिया हुआ था. ये इतना डेटा है ना. ये सॉलिड था. ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन तो अपन को कांस्टेंट लेना. अपन ये भी लिखे कहीं ना कहीं. प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं. ठीक है, तो अब देखो इसका 0.48 बार है, अभी तक ये 0 है, ये भी गैस है. अगर इसका जो प्रेशर है मान लेते हैं वो x क्वांटिटी से कम हुआ है, तो ये बचा कितना प्रेशर? 0.48 माइनस. ये रिएक्ट कर रहा है ना भाई, तो इसका प्रेशर धीरे धीरे कम होगा. क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं. पहले CO2 इतना सारा था, तो इतने सारे मॉलिक्यूल मिलके प्रेशर बना रहे थे 0.48 बार का. अब वो धीरे धीरे रिएक्ट होकर कम हो गया है, तो मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो उनके कारण प्रेशर भी तो कम होगा ना. तो लेट अस से कि उसका क्वांटिटी x से कम हो गया प्रेशर, तो इसका उतने ही 2 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि एक CO2 के मॉलिक्यूल से 2 CO बन रहा है. तो अगर इसका प्रेशर x बार से कम हुआ है, तो इसका प्रेशर 2x बार से बढ़ेगा. इसका एक मॉलिक्यूल कम होता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल बढ़ते हैं. तो इसका प्रेशर अगर x से कम हो रहा है तो इसका प्रेशर 2x से बढ़ेगा. रिएक्शन से हमको पता चल रहा है. ठीक है, अब
बस यही चीज हम अप्लाई करेंगे केपी का फॉर्मूला निकालने के लिए। केपी क्या होता है? प्रेशर इसका अपॉन प्रेशर इसका प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो 2x टू द पावर 2 समझ रहे हो अपॉन 0.48 माइनस x। क्लियर? केपी का वैल्यू दिया हुआ है, ये तो एप्लीकेशन है, ये दिया था वैल्यू तब तो x निकाल पाए, और x यहां रख दोगे तो आपको इक्विलिब्रियम पे इनका प्रेशर एक्चुअली में है क्या ये पता चल जाएगा। क्लियर? मतलब अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि ठीक है इक्विलिब्रियम पहुंच गया, और वहां आने के बाद हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और बढ़ेगी ना रिएक्टिव की कंसंट्रेशन और कम होगी। और प्रेशर के टर्म्स में बात करूं तो ना प्रोडक्ट की प्रेशर और बढ़ेगी ना रिएक्टिव की प्रेशर और कम होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ठीक है मान लिया कांस्टेंट हो जाएगी, पर कितनी ये तो बताओ, तो वो अपन उसके के हेल्प से निकाल सकते, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हो और इक्विलिब्रियम प्रेशर्स भी निकाल सकते हो। बस एक्स का वैल्यू आप पुट कर दो दोनों में, तो आप बता सकते हो कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर इतना है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इतना है, और अब ये इतना ही रहेगा। हमें क्लियर? ये है थर्ड एप्लीकेशन, फाइंडिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और प्रेशर्स विद द हेल्प ऑफ केसी एंड केपी। केसी की हेल्प से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल पाओगे और केपी की हेल्प से इक्विलिब्रियम प्रेशर्स निकाल पाओगे। आधारी समझ नहीं पक्का, यही दो न्यूमेरिकल अपन लास्ट क्लास में देखेंगे, वो इसी एप्लीकेशन की न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इतना नीचे छोड़ दो, इसको आगे डिस्क्राइब नहीं करते। कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है, समझ गया ना पॉइंट? एक और एक सॉलिड एग्जांपल अब देखना हो, क्यू वाला एक क्वेश्चन में होगा आपके 7.7 देखो सभी 7.7 द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन 2A गिव्स B प्लस C। सबको दिख रहा है वो क्वेश्चन? उसका Kc का वैल्यू आपको दिया है, क्या है वैल्यू Kc का? 2 इंटू 10 टू द पावर -3, दिख रहा है कि नहीं? देखो कोई यूनिट नहीं है उसका, Kc का कोई यूनिट दिख रहा है क्या आपको वहां पे? क्यों नहीं है Kc का यूनिट? क्योंकि जो रिएक्शन है ना 2A गिव्स B प्लस C, इसमें डेल एन का वैल्यू 0 है। कैसे 0 है? ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 2 मोल, 2 माइनस 2 0। अरे आप K का वैल्यू कैसे निकालते हो? Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का स्क्वायर, सब कर लिया, यूनिट कर दी, वैल्यू नहीं कर दी, क्या करता है? यूनिट्स कर दी। तो जब भी दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं ना, तो यूनिट कुछ नहीं होती एक ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। At a given time, the composition of the reaction mixtures are given. ठीक है, 3 to 10 to the power -4 सब तीनों उतने ही। A का, B का, C का कंसंट्रेशन कितना बोल रहा है? 3 to 10 to the power -4. In which direction the reaction will proceed? तो पहले Q निकाल लेते हैं। जिस समय का कंसंट्रेशन दिया Q निकाल सकते हैं, उसके लिए Q क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो सेम है ना, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। स्क्वायर करना मत भूलना ना, जो उसका कोफिशिएंट रहता है वो पावर में चला जाएगा। हाँ, तो B का कितना, सबका कंसंट्रेशन सेम दिया है ना, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर, है ना? एक एक कैंसिल कर देते हैं, ये भी हट जाएगा। Q का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा 1। और K क्या दिया हुआ है? अब बताओ Q Kc से बड़ा है कि छोटा है? Q इज ग्रेटर देन K, तो कौन सा कंडीशन है ये? Q बड़ा है, उसको इट विल टेंड टू डिक्रीज। कम करने के लिए क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट कम होना चाहिए। अब प्रोडक्ट कब कम होगा? जब वो खुद रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएगा।
यानी बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ गए ना इसका एप्लीकेशन? आंसर हो जाएगा द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? तो 7.8 भी देख लेते, 7.9 तो देख चुके थे ना, 7.8 भी देख लेते, ठीक है। पढ़ूंगा क्वेश्चन सभी, क्वेश्चन 7.8 ये है ना 13.8 ग्राम वाला। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 13.8 gram of N2O4 was placed in 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin and allowed to attain equilibrium. आपने N2O4 लिया 13.8 ग्राम और उसको एक वेसल में डाल दिया, वो वेसल का वॉल्यूम था 1 लीटर। अंदर रिएक्शन क्या होने वाला है, ये N2O4 टूटने वाला है 2 NO2 में, रिएक्शन वही हो रहा है अंदर, और आपने इक्विलिब्रियम अटेन होने दिया। इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, अंदर N2O4 और NO2 के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। क्लियर है क्वेश्चन? यहां तक आपने लिया कितना था N2O4 इनिशियली 13.8 ग्राम, ठीक है, ओके, 1 लीटर वेसल में। तो आगे बढ़ते हैं। द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 9.15। जब ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम अटेन किया ना, तब टोटल प्रेशर कितना था? P टोटल वाज 9.15 ये ना, 15 बार, इतना आपको डेटा गिवन है। नाउ कैलकुलेट Kc, Kp एंड पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम। Kc निकालना है, Kp निकालना है, और उस समय का प्रेशर कितना कितना होगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के। क्वेश्चन क्लियर? ओके, तो अपने पास अभी जो डेटा गिवन है ना, वो N2O4 का मास गिवन है और N2O4 का वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर। प्रेशर नहीं पता हमको इनिशियल, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको 0.48 बार पहले से इनिशियल प्रेशर दिया हुआ नहीं, इसके पहले किया था CO वाला, we knew the initial pressure ना, देखो we knew the initial pressure of carbon dioxide आया ना, बट इस क्वेश्चन में इनिशियल प्रेशर हमें नहीं गिवन है, बट क्या गिवन है? उसका मास और उसका वॉल्यूम। हमने एक लॉ पढ़ा है, PV इज इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, है ना? पूरा डिटेल नहीं पढ़े, बट थोड़ा बहुत पार्ट हमने इसको भी देखा है ना। प्रेशर आप निकाल सकते हो गैस का, अगर आपको उस गैस का नंबर ऑफ मोल पता है। R तो कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर गिवन है ना क्वेश्चन में, हाँ 400 केल्विन गिवन, ठीक है, और V 1 लीटर। गैस का वॉल्यूम नहीं होता ना, पर गैस किसका वॉल्यूम लेता है? उस वेसल का, और वेसल का वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर। तो वही उस गैस का वॉल्यूम भी। गैस हैज नाइदर definite shape nor definite volume. It takes the shape of the container and it takes the volume of the container. वही गैस, इतनी गैस को आप अगर 4 लीटर वाले में भी डाल दोगे ना, तो उसका वॉल्यूम 4 लीटर हो जाएगा, क्योंकि गैस एक्सपैंड करके पूरा कवर अप कर लेगा, ठीक है। तो P निकल जाएगा इससे, कैसे? nRT by V करोगे तो P निकल जाएगा। देखो आप उसमें N कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? आपको तो मास गिवन है ना, तो मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। कितना होता है इसका मोलर मास? 14 into 2 plus 4 into 16, 28 plus 64, that will be 72, 82, 92। तो N निकल जाएगा मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ऐसे निकल जाएगा N, ठीक है। R का वैल्यू कांस्टेंट है 0.083, टेम्परेचर आपको गिवन है 400, वॉल्यूम तो 1 ही है, डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर निकल जाएगा इससे। देखो क्या आ रहा है प्रेशर? 4.98 बार। आप लोग देख रहे हो सॉल्यूशन? हाँ, वहां तो समझ में आया सबको प्रेशर कैसे निकाले? बस यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट था और कुछ नहीं, बाकी तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाले के साथ आया ना। अरे समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट नया था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में प्रेशर इनिशियल वाला
डायरेक्टली गिवन था, बट इस क्वेश्चन में आपको ना उस गैस का मास दे दिया, उस गैस का वॉल्यूम दे दिया, पूरा निकालो प्रेशर। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी करके हम उसका प्रेशर निकाल सकते हैं। तो ये है आपके N2O4 का इनिशियल प्रेशर। अब आप इक्वेशन में आ जाओ, N2O4 इक्विलिब्रियम विद NO2, जिसमें इनिशियल प्रेशर N2O4 का है 4.98 बार और अभी तक ये बना नहीं है। ले रहे हैं। अब बनने के बाद मान लेते हैं कि इसका प्रेशर आपका x बार से कम हुआ है, तो इसका प्रेशर 2x बार से बढ़ जाएगा, कि 2 है सामने। अगर ये 1 होता ना तो यहां भी x लिखता है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका एक मॉलिक्यूल कम होता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं। तो प्रेशर का साथ भी वही होगा, जब इसका प्रेशर p बार या x बार से कम हो रहा है तो इसका प्रेशर 2x बार से बढ़ जाएगा। सेम चीज का किसी भी क्योंकि वहां पे रिएक्शन ऐसे ही था, यहाँ पे एक CO2 था, यहाँ पे 2 CO था, जैसे यहाँ पे एक N2O4 है, यहाँ पे 2 NO2 है, इसलिए रिएक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे ये चीज लिख रहा है क्लियर। अब इसी की तो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ये तो इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर है ना। टोटल प्रेशर कितना दिया, 9.15 बार। तब दिया है वो किस में, इक्विलिब्रियम अटेन करने पे टोटल प्रेशर उस बीकर का। अब उस बीकर में दोनों चीजें है ना, उस बीकर में N2O4 भी है, उस बीकर में NO2 भी है, तो टोटल प्रेशर इन दोनों का सम होगा। टोटल प्रेशर क्या होगा, इन दोनों का सम। तो अब आप क्या करोगे, 4.98 माइनस x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 9. ये स्टेप समझ में आया सबको। ये डेटा गिवन था क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद टोटल प्रेशर उस सिस्टम का 9.15। ये कैसे निकालोगे, ये आपका बीकर है 1 लीटर वाला, आप उसमें बैरोमीटर लगा दो। तो बैरोमीटर इंडिविजुअल प्रेशर नहीं बता पाएगा कि हाँ इसका प्रेशर इतना है और इसका प्रेशर इतना है, वो तो टोटल प्रेशर बताएगा बीकर का। तो ये जो आपको रीडिंग मिल रही है ना, वो यही है। क्लियर है। आगे तो इससे P निकल जाएगा, इससे X निकल जाएगा। बस अब इस X की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो आपको दोनों के अलग अलग प्रेशर मिल जाएंगे। इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर कितना था, इसका प्रेशर कितना था, तो आप Kp निकाल लोगे। Kp कैसे निकलेगा, जो भी इसका प्रेशर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे इसका प्रेशर आ जाएगा 4.98 माइनस x। x का वैल्यू निकाल चुके हैं ना, तो Kp आ जाएगा। और Kp Kc का रिलेशन पता है, Kp इज इक्वल्स टू Kc इनटू RT टू द पावर डेल n। वो भी कर जाएगा। डेल n कितना है यहाँ पे बताओ मुझे, डेल n 1। डेल n का वैल्यू 1 है ना, 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्वेश्चन में, पक्का? कोई डाउट है किसी स्टेप में, किसी को भी तो अभी पूछो। 9.15 को कैसे यूज किया समझ गया ना। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर वाज 9. तो अपन तीनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करना है, इसके प्रेशर को और इसके प्रेशर को, और इक्वेट कर दिया 9.15। इससे x निकल गया, x का वैल्यू पुट कर दो, दोनों के अलग अलग प्रेशर आ जाएंगे। वो भी पूछा था हमसे। और फिर Kc पे भी पूछा है, Kc की पहले Kp निकाल लो क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है। प्रेशर से तो Kp निकालोगे ना, प्रेशर से Kc थोड़ा निकाल लोगे। Kc को हम कंसंट्रेशन से निकालते हैं, प्रेशर हम Kp हम प्रेशर से निकालते हैं। आपने प्रेशर से Kp निकाला, फिर Kc Kp के रिलेशन से Kc निकाल लिए। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गए सारे फॉर एग्जांपल। अब नेक्स्ट हेड डाल लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको चेंज करने से ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको चेंज करने से जो ऑलरेडी अटेन्ड इक्विलिब्रियम था ना वो डिस्टर्ब होता है। एक रिएक्शन था, उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, अब आप उस रिएक्शन में क्या क्या करोगे जिससे उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्बेंस होगा। फॉर एग्जांपल याद है अमोनिया वाला,
उसकी फैक्ट्री में एक आदमी को बैठा के गया था, तो बीच बीच में अमोनिया निकाल रहा था बाहर, तो उससे इक्विलिब्रियम बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। और मैं चाहता हूँ ना कि वहां पे इक्विलिब्रियम अचीव हो ही ना, क्योंकि जहां इक्विलिब्रियम अचीव हुआ अमोनिया और बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड सेम हो जाएगी, उससे मेरा नुकसान होगा। तो इसलिए मैंने उस आदमी को बैठा के रखा, या तो तू अमोनिया निकालते रहे बैठ के, या तो तू बीच बीच में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऐड कर दे। जैसे जो लगता है कि हाँ रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, तुरंत नाइट्रोजन हाइड्रोजन ला और डाल दे, या अमोनिया निकालते कर बीच बीच में। इन दोनों ही केस में हम इक्विलिब्रियम को बार बार डिस्टर्ब करते हैं। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से आइदर रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। ये पहला फैक्टर। टेम्परेचर चेंज करने से भी होगा, प्रेशर चेंज करने से भी होगा। जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, अगर आप उसमें टेम्परेचर चेंज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ऑब्वियसली उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। प्रेशर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। कैटलिस्ट में कुछ नहीं होगा, क्योंकि कैटलिस्ट दोनों के लिए बराबर एक्ट करता है। मैं क्लियर? ठीक है, तो लिखना है इसमें हाइफन डाल के। फर्स्ट फैक्टर लिखो, change of concentration of any reactant or product. Change of concentration of any reactant or product. Change of concentration of any reactant or product. Second लिखना, change of temperature. Second factor, change of temperature. ठीक है। थर्ड फैक्टर, change of pressure. Change of pressure. And fourth factor लिखना, addition of some inert gas. 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 ठीक है। Before actually starting that first factor, एक principle लिखेंगे अपन, and डालना ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स, CHATELEIR ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल पहले से पढ़ रहे हैं कि जो भी फैक्टर्स है ना, वो इस प्रिंसिपल पे डिपेंड करेंगे। हमें बताना चाहिए प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक, तो इसमें हाइफन डाल के, it states that it states that it states that if a system in equilibrium, if a system in equilibrium, if a system in equilibrium is subjected to a change of, if a system in equilibrium is subjected to a change of, समझ के लिखना ना क्या लिख रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है ना, उसमें आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं उस सिस्टम में। किस टाइप के चेंजेस? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कॉमा टेम्परेचर, subjected to a change of concentration, comma temperature or pressure, comma the equilibrium shifts in a direction, the equilibrium shifts in a direction that tends to undo the effect. The equilibrium shifts in a direction that tends to undo the effect of the change imposed.
of the change imposed, of the change imposed. समझ रहे हो? समझ रहे? खत्म टॉपिक। क्या लिखा है हमने कि अगर एक सिस्टम जो कि पहले से इक्विलिब्रियम में है, आपने उसमें कुछ जबरदस्ती छिड़कानी की, कैसे टाइप की छिड़कानी? आपने टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया, आपने प्रेशर बढ़ाया या कम किया, या आपने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की बढ़ाई या कम करी, ये सब छिड़कानियां हैं, जिससे आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब। ठीक है, तो अब आपका सिस्टम क्या करना चाहेगा? उसको तो फिर से इक्विलिब्रियम अटेन करना है ना, तो वो अब ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा अपने आप को जिससे जो चेंज आपने किया ना वो अंडू होता है। अंडू मतलब रिवर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये N2H2 वाले एग्जांपल लेते हैं, N2 + 3H2 gives 2NH3। ये था अमोनिया वाला, अमोनिया फैक्ट्री, ये अभी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मान लो मैंने इसमें और N2 और H2 ऐड किया तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। किस कारण से हुआ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब? इनको बढ़ाने से। अब इसका अनडू इफेक्ट क्या होगा? इनको कम करना है। इनको क्या करना है? कम करना है। तो कम कैसे होंगे? जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्या बोलते हैं? अभी तक क्या था ना, जब तक इक्विलिब्रियम में था तब तक फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की या फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड सेम थी, पर ये हरकत करने के बाद अब आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो वापस उसको अटेन करने के लिए इफेक्ट अंडू करना पड़ेगा। तो डू क्या था? क्या था हमने? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया। उसका अंडू क्या होगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करना। कम करना मतलब निकाल के कम नहीं करेंगे, अपन नहीं करेंगे, रिएक्शन खुद अपने आप में समझदार है। वो क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना चालू करेगा, जिससे अपने आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फिर से कम होगी और आपका सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। तभी तो मैंने उस आदमी को बोला था जाते जाते तो बीच बीच में नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐड करते रहे, ताकि उससे आपका हमेशा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहे। मैं नहीं चाहूंगा ना कि रिएक्शन कभी भी बैकवर्ड जाए, समझ गए ना? तो यहाँ अगर रिएक्टेंट को कम किए ना निकाल के, तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा भी करके देखते हैं ना। अभी तो मैंने रिएक्टेंट ऐड किए, मान लो उसको दुश्मनी है मेरे से, सर सैलरी टाइम पे देते नहीं है, ये पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन भी नहीं हो रहा है मेरा, वो मेरा उल्टा काम कर रहा है, बिगाड़ रहा है। तो क्या करेगा? रिएक्टेंट धीरे धीरे कम कर देगा, मेरे हाइड्रोजन और तो इससे क्या होगा? उसने काम किया, उसने किस टाइप की छिड़कानी की? उसने रिएक्टेंट को बाहर निकाला। तो इसका अनडू इफेक्ट क्या होगा? रिएक्टेंट बढ़ना चाहिए, और रिएक्टेंट कब बढ़ेगा? जब प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएगा। ये तो उल्टा काम हो गया ना, उसने बदला ले लिया उससे, समझ गए? प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाना चालू कर दिया ताकि इक्विलिब्रियम फिर से अटेन हो जाए। तो दोनों में से हम कौन सा काम करेंगे? अगर मुझे अच्छा प्रोडक्टिविटी चाहिए अमोनिया का, हम रिएक्टेंट्स और बीच बीच में ऐड करते जाएंगे, आड़ में जाएगी। तो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ना पड़ रहा है ना, बट वरना मैं इंडस्ट्री में थोड़ा चाहूंगा कि मेरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचे। नुकसान समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? मशीन तो चल रही है, मशीन रुकी नहीं है, मशीन चल रही है, रिएक्शन अभी भी हो रहा है, बट इसका यील्ड बढ़ ही नहीं रहा है। क्लियर? तो रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा ताकि इक्विलिब्रियम फिर से अटेन हो जाए। अब बात करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा कि ज्यादा करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट और बनता रहे? तो अगर मैं प्रोडक्ट और ऐड कर दूं अमोनिया इसमें, उससे इक्विलिब्रियम फिर डिस्टर्ब होगा। एंड लीड चैप्टर के अकॉर्डिंग अनडू इफेक्ट होना चाहिए। अनडू इफेक्ट मतलब रिएक्टेंट कम करना है, सॉरी प्रोडक्ट कम करना है, और प्रोडक्ट कम मतलब प्रोडक्ट कम कब होगा? जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। ये तो हमको नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट टाइम टू टाइम निकालना पड़ेगा। इससे मैंने उसको बोला था कि टाइम टू टाइम प्रोडक्ट निकालते हैं। वो निकाला जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, लीड चैप्टर के अकॉर्डिंग अनडू इफेक्ट का मतलब प्रोडक्ट फिर बनना चालू हो जाएगा। तो ये तो हम चाहते थे, रिएक्शन में प्रोसीडिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? Same thing happens in the case of temperature and pressure also.
तो ली चैटले प्रिंसिपल इन तीनों में लागू होगा। समझ लिया ली चैटले प्रिंसिपल का स्टेटमेंट? रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे आप जो चीज किए हो उसका अनडू इफेक्ट, आपने रिएक्टेंट बढ़ाया तो उसका अनडू इफेक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट कम होना चाहिए। और कम कब होगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा, सॉरी फॉरवर्ड में जाएगा। आपने रिएक्टेंट बढ़ाया ना, तो कम करने के लिए रिएक्टेंट्स को जल्दी जल्दी रिएक्ट करना पड़ेगा ताकि वो फिर से कम हो जाए। क्लियर? ठीक है, तो प्रिंसिपल ओके है, एक बार रीड कर लो। If a system in equilibrium is subjected to a change of concentration या temperature या pressure, the equilibrium shifts in a direction that tends to undo the effect of the change imposed. आपने ऊपर किसी भी टाइप का चेंज किया होगा ना, उसका अनडू चीज होगा। ठीक है, तो पहला इसमें लिख लो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अब अपन एक एक करके फैक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं। अपन ऊपर सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया ना कि कंसंट्रेशन से आपका इक्विलिब्रियम अफेक्ट करेगा, कैसे करेगा अब हम समझ पाएंगे, क्योंकि हम हमको ली चार्ट के प्रिंसिपल समझ में आ गया। चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखना, इफ इन अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, if in a reaction in equilibrium, if in a reaction in equilibrium, the concentration of any reactants is increased, समझ के लिखना ना, if in a reaction in equilibrium the concentration of any reactant is increased, comma, the equilibrium shifts in the dash direction। रीड करके बताओ यहाँ क्या आएगा, फॉरवर्ड आएगा कि बैकवर्ड आएगा? फॉरवर्ड। समझ रहे हो? हमने क्या किया है, हमने रिएक्टेंट बढ़ाया ना, तो अनडू इफेक्ट मतलब रिएक्टेंट कम होना चाहिए, और रिएक्टेंट कब कम होगा, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बैकवर्ड में तो रिएक्टेंट और बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फुल स्टॉप। ऑन द अदर हैंड, on the other hand, if the concentration of any product is increased, on the other hand, if the concentration of any product is increased, concentration of any product is increased, the equilibrium shifts in the dash direction. थोड़ा अच्छे से रीड करो जो लिखे हो। क्या लिखे हैं, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट इज इंक्रीज, तो उसको डिक्रीज करना है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, in the backward direction. हाँ, ये ग्राफ समझते हैं पहले। मैं इसी क्वेश्चन का ग्राफ बना रहा हूँ, H2 plus I2 gives 2HI। मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका रिएक्शन, तो देखो सबका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है,
कांस्टेंट हो गया है, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब टाइम t1 पे हमने एक हरकत की, क्या हरकत की, हमने H2 को बढ़ा दिया, बढ़िया कंसंट्रेशन चांस से बढ़ा, ये मैंने लाया बहुत सारा H2 डाल दिया रिएक्टिव, ठीक है। तो उससे H2 बढ़ गया, तो अब उसका अंडर इफेक्ट क्या होगा, H2 को कम होना पड़ेगा, तो देखो अब ऊपर से नीचे कम हो रहा है वो, I2 हमने बढ़ाया नहीं पर I2 और रिएक्ट होगा, तो I2 रुक गया था ना आके, और उसका कंसंट्रेशन और कम होगा, भले हमने उसको नहीं बढ़ाया बट हमने उसके साथ वाले को तो बढ़ा दिया ना, किसी इन दोनों में से किसी को भी ऐड करो, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि कम करना है ना उसको, दोनों को बढ़ाओगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर दोनों में से किसी एक को ही बढ़ा दिया ना आपने, तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड में ही जाएगा। यहाँ हमने H2 को बढ़ाया, उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, अनडू इफेक्ट H2 को कम करने का है, H2 कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, तो ये फॉरवर्ड में जा रहा है, फिर से आगे, ये आगे जा रहा है, इसका मतलब नहीं फॉरवर्ड में, रिएक्टेंट कम हो रहा है ना, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, और प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स कम होते हैं, प्रोडक्ट बढ़ते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट कम होते हैं, रिएक्टेंट्स बढ़ते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया कि एक टाइम T2 ऐसा आया जहां उन्होंने फिर से इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, कह ग्राफ। तो यहाँ पे पहले ऐसे लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम है इस तरह, फिर यहां लिखेंगे इक्विलिब्रियम क्या, रीगेन्ड या फिर रीस्टैब्लिश्ड, ये बीच में कुछ पार्ट ऑफ टाइम में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया था, बट उसको कुछ टाइम लगा, उसके बाद वो फिर से रीस्टैब्लिश हो गया। क्लियर है, और यहां क्या लिखोगे बीच वाले में, नॉट एट इक्विलिब्रियम, वो तो अपन ऐसा डिस्टर्ब करके ऐसा बोल दिए, बट उस समय क्या बोलेंगे, नॉट एट, ठीक है। चलो ये ग्राफ बना लो, रिएक्शन लिखना है और एक ग्राफ बना लो इसका, ग्राफ क्लियर है ना सबको, और जो ऊपर स्टेटमेंट लिखे थे कहां से एंड किए थे, उस स्टेटमेंट को इन द बैकवर्ड डायरेक्शन किया ना, उसको एक लाइन और जोड़ देना बस, द रिवर्स हैपन इफ द कंसंट्रेशंस आर डिक्रीज्ड, अपन ने दोनों समय कंसंट्रेशन इंक्रीज बोला है ना, जो स्टेटमेंट लिखे हैं उसमें पहले अपन ने बोले कि रिएक्टेंट को इंक्रीज किए तो क्या होगा, और फिर बाद में बोले प्रोडक्ट को इंक्रीज किए तो क्या होगा, अगर डिक्रीज किए दोनों को तो उल्टा होगा, जैसे फॉरवर्ड वाला बैकवर्ड हो जाएगा, बैकवर्ड वाला फॉरवर्ड। The reverse happens if the concentrations are decreased. ये लाइन समझ में आई, इसकी कंसंट्रेशन बोल रहे दोनों की, हमने जो लिखा है ना जो स्टेटमेंट, उसमें पहले क्या लिखा अपन कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।
and the reverse will happen if the concentrations are decreased. Reactant का concentration decrease करोगे तो backward direction में, और product का concentration decrease करोगे तो forward direction में. तभी तो निकालने बोला था और यहाँ से ऐड करने बोला. दोनों तरफ ऐड नहीं करना है. यहाँ भी ऐड किए, यहाँ भी ऐड किए तो कोई मतलब ही नहीं दिया. यहाँ ऐड किए तो फॉरवर्ड में गया और यहाँ ऐड किए तो बैकवर्ड में चला गया. तो क्या मतलब दिया दोनों को ऐड करने का? रिएक्टेंट ऐड करोगे तब फॉरवर्ड में जाएगा और प्रोडक्ट कम करोगे तो बैकवर्ड में जाएगा, सॉरी फॉरवर्ड में जाएगा. अगर आपको फॉरवर्ड ही चलाना है ना रिएक्शन को, तो रिएक्टेंट बढ़ाओ या प्रोडक्ट कम करो. रिएक्टेंट बढ़ाओ या प्रोडक्ट कम करो. दोनों को बढ़ा दिए तो कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि इसको बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड में गया और इसको डालने से रिएक्शन बैकवर्ड में गया. तो डाली क्यों थी? समझ रहे? चलो सेकेंड फैक्ट है. सेकेंड फैक्ट ये क्लियर है सबको? Effect of change of temperature. Effect of change of temperature. Effect of change of temperature. ऐसा के लिखो. The change of temperature alters the state of equilibrium. The change of temperature alters the state of equilibrium. The change of temperature alters the state of equilibrium for only those reactions, in which either heat is evolved, यानी कि कौन सा नंबर रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक. ब्रैकेट में एक्सोथर्मिक. इवॉल्व बोल रहे हैं ना, रिलीज मतलब. Alters the state of equilibrium for only those reactions in which heat is evolved, ब्रैकेट में एक्सोथर्मिक लिखना, ब्रैकेट क्लोज, और heat is absorbed, ब्रैकेट में एंडोथर्मिक. ठीक है. और देखो एक सिंपल सा फंडा है. अगर जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडो है वो बैकवर्ड में एक्सो होगा. कैसे? A plus B gives C plus D, और मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एक्सो है, अभी तो हीट रिलीज कर रहा है ना प्रोडक्ट के साथ. अब बैकवर्ड रिएक्शन में C और D रिएक्टेंट्स है, वो हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं तब जाके प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडो हो गया. आया ना? फॉरवर्ड अगर एक्सो होता है तो बैकवर्ड एंडो होता है. ये तो ट्रू. समझ रहे हो? या उल्टा, फॉरवर्ड अगर एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो होगा. A प्लस बी प्लस हीट तब जाके C और D बना, मतलब फॉरवर्ड एंडो हुआ. रिएक्टेंट हैज एब्सॉर्ब्ड द हीट. पर जब आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन देखोगे तो C प्लस D गिव्स A प्लस B प्लस हीट, मतलब हीट इज रिलीज्ड, यानी कि एक्सोथर्मिक. क्लियर है? इसको लिखो ना. इसके बारे में एक लाइन लिखना. every such reaction is made up of two opposing reactions. Every such reactions, जो भी एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, उनमें ये दोनों ऑपोजिट फोर्स होते हैं. Every such reaction is made up of two opposing reactions. Every such reaction is made up of two opposing reactions. If the forward reaction is exothermic, the backward reaction will be endothermic. If the forward reaction is exothermic, the backward reaction will be endothermic, and vice versa. And
वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पे भी इस रिएक्शन में फॉरवर्ड वाला एक्सो है और बैकवर्ड वाला एंडो। तो अब देखो, अगर मैं इसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अपन टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है ना, अगर मैं इसी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इससे तो आपकी हीट और बढ़ जाएगी ना। ऑलरेडी ये रिएक्शन हीट रिलीज कर रहा था, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम अटेन था, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। अब ली चैटले के अकॉर्डिंग अनडू इफेक्ट क्या होगा कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, और टेम्परेचर तब कम होगा जब ये प्रोडक्ट हीट एब्सॉर्ब कर देंगे, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ रहे क्या? वैसे भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लो टेम्परेचर में आगे बढ़ते हैं और एंडो हाई टेम्परेचर में, मतलब पीछे किए थे ना वहां जब जी एच और एस के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ भी वही चीज होगी कि फॉरवर्ड एक्सो था, टेम्परेचर बढ़ा के मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया। अब उसका अनडू इफेक्ट क्या होगा कि टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर कब कम होगा? जब हीट एब्सॉर्ब होगी, यानी कि रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? और इसी में अगर मैंने टेम्परेचर कम किया होता तो अनडू इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ाना होता, और टेम्परेचर कब बढ़ रहा है? जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मोर एंड मोर हीट जनरेट हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तब तक इक्विलिब्रियम फिक्स अटेन ना हो जाए। क्लियर है? चलो लिखना नीचे। In the above case, the forward reaction is exothermic. In the above case, the forward reaction is exothermic. In the above case, the forward reaction is exothermic, whereas the backward reaction is endothermic. Whereas the backward reaction is endothermic. Okay? Now, full stop लिखना. Now, if the temperature is increased, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करेंगे अपन? हीट देके ना इंक्रीज करेंगे कि अपने आप टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। हीट देना पड़ेगा ना चीज को, तब तो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। हाँ या ना? किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट देना पड़ेगा उसको। तो हमने हीट दी है तो उसका अनडू इफेक्ट हीट निकलनी चाहिए, मतलब हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तो ये एब्जॉर्ब करके कम करेगा हीट। ठीक है, क्योंकि अगर फॉरवर्ड में जाएगा तो हीट तो और बढ़ेगी, तो वो तो काम होने नहीं वाला, क्योंकि हमने ऑलरेडी हीट बढ़ा के ही डिस्टर्ब किया उसको। हमने हीट बढ़ा के ही डिस्टर्ब किया उसको, तो उसका एंडो इफेक्ट क्या होगा? हीट कम होनी चाहिए। तो हीट कम कब हो रही, कहाँ हो रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड में तो हीट और बढ़ रही है, प्लस हीट बन रही है ना। और समझ रहे हो क्या? नाउ इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, दैट इज हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम. Now if the temperature is increased, that is heat is supplied to the system, then according to Le-Chatelier's principle, the equilibrium will shift to the side. The equilibrium will shift to the side. The equilibrium will shift to the side that absorbs heat. समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहे हैं? Equilibrium shift to the side that absorbs heat, that is in the backward direction. That is in the backward direction. ठीक है? Similarly, decrease in temperature will shift the equilibrium in forward direction. Similarly, decrease in temperature डिक्रीज किए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, अनडू इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ाना है। टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब हीट बनेगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्या लिखे? सिमिलरली decrease in temperature will shift the equilibrium in the forward direction.
ठीक है, एक कंक्लूजन लिखते हैं, लास्ट लाइन में लिखना एक कंक्लूजन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। फेवर्ड मतलब होना चाहिए ना रिएक्शन, फेवर्ड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जाएगा, जब हम टेम्परेचर कम करते हुए चलेंगे। आप टेम्परेचर कम कर दो बीच में, तो अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इट शोज दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। देखो इसी चीजों में ना हम रिएक्शन की कंडीशंस डिसाइड करते हैं। हर रिएक्शन एक ही कंडीशन में नहीं होते ना, तो हम कंडीशन ऐसे ही डिसाइड करते हैं लीच एक्टिव प्रिंसिपल कि एक्सोथर्मिक को हमें लो टेम्परेचर पे कराना है। जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा वहां टेम्परेचर हम कम देंगे, और जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी वहां भी हम टेम्परेचर ज्यादा देंगे। सेम तरीके से हम प्रेशर भी डिसाइड करते हैं कि हमको उस रिएक्शन को हाई प्रेशर में कराना है कि लो प्रेशर। कि मुझे ईल्ड ज्यादा चाहिए तो हम प्रेशर कैसे चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे, कम करेंगे। ठीक है, हाँ। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, whereas endothermic reactions are favored by high temperature। ठीक है, चलो थर्ड इफेक्ट लिख के छोड़ देना। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन देख लिया हमने, टेम्परेचर देख लिए, अब प्रेशर देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बस हैंड डाल के छोड़ दो। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर।